अंत भला तो सब भला। रोली की शादी उसके माँ बाप एक आलसी लड़के से करा देते हैं। चलो, रोली की शादी हुई और हमने गंगा नहाई। और क्या, बेटियां तो होती ही हैं बोझ। हाँ, पर अब क्या चिंता, उतार तो दिया बोझ तुमने, अब वो लोग समझे। ससुराल में रोली का पति कहता है, देखो, मैं कोई काम नहीं करता, ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को बता दी थी मैंने। अब जो किराया आता है दुकान का, उसी से घर का गुजारा करना है। कभी भूल से भी कोशिश ना करना किसी चीज की डिमांड की। क्या मम्मी पापा को पता था कि आप कोई काम नहीं करते? और क्या, बड़ा अच्छे से पता था। उन लोगों को तो तुम बोझ लगती थी, बोल रहे थे कि बस शादी कर लो और कोई मतलब नहीं है। रोली को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन करती भी तो क्या, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता ऐसे ही हैं। जैसे तैसे रोली दिन काट रही थी। रोली को एक प्यारी सी बेटी होती है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है और उसके साथ उसकी जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं। सुनिए जी, अब तो सिमी बड़ी हो रही है, उसका स्कूल में दाखिला कराना है। मैंने अब तक तो जैसे तैसे समय काट लिया, लेकिन मैं बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगी। अरे क्या है यार, अब तो लगता है कोई ना कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब पति रोज काम की तलाश में जाता और बिना किसी काम के वापस आ जाता। रोली समझ जाती है कि पति के अंदर अब काम करने की क्षमता नहीं है। वो बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन करती तो क्या करती। एक दिन रोली की सहेली कहती है, रोली, मेरी कोई औलाद नहीं है। अगर तू मेरी औलाद को जन्म दे तो मैं तुझे तेरे मुंह मांगे पैसे दूंगी। अरे, तेरी औलाद को मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ? सरोगेसी से। बच्चा मेरा और वैभव का ही होगा, लेकिन कोख तेरी होगी। ये संभव है रोली। रोली कुछ सोचकर कहती है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसका 2 लाख रुपया लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। रोली खुश हो जाती है कि एक बच्चा पैदा करने का उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। वो घर आकर पति को बताती है, वो भी खुश हो जाता है। अब क्या था, डॉक्टर के पास जाकर सहेली का बच्चा रोली की कोख में पलने लगता है। मुझे 20,000 चाहिए मेरे बेटी के एडमिशन के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसके एडमिशन से लेकर सारे खर्चे उसके अकाउंट में डाल रही हूँ। रोली की बेटी का एडमिशन हो जाता है। रोली को लगता है कि वो अब सब कुछ ठीक कर देगी। दिन और महीने आगे बढ़ते हैं। अब एक दिन, एक बात कहूँ जी, काश इस बच्चे को मैं रख पाती। मैं अब इससे काफी जुड़ गई हूँ। अरे यार, पता नहीं किसका बच्चा है, अपने पास है ना अपनी मुन्नी। हाँ, लेकिन अब मैं भी इस बच्चे से जुड़ाव फील करने लगी हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कहते ना कि सुख का पल ज्यादा लंबा नहीं होता। एक दिन रोली की सहेली का फोन आता है। रोली, मुझे अब ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ। अरे लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, बच्चा तुम्हारा है, मैं क्या करूंगी? सहेली बिना कुछ बोले फोन काट देती है, फोन स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन रोली के जीवन का तूफान यहीं नहीं रुकता। रोली, मैं इतना भार नहीं उठा सकता। आज पढ़ाई का पैसा मांग रही हो, कल को शादी, कॉलेज और पता नहीं क्या क्या। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अपनी बच्ची उठाओ और निकलो इस घर से। अरे पर मैं कर तो रही हूं ना बच्चे के लिए काम, आप आराम से रहिए ना। क्या काम कर रही हो, देख रहा हूं मैं। ये छोटा शहर है, यहाँ लोगों को बात बनाते वक्त नहीं लगता। तो मैं क्या करूं? ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, कैसे घर के खर्चे चलाऊं? और आप तो काम करना ही नहीं चाहते। हाँ, ना चाहता हूं और ना ही करूंगा। रोली को पति की बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अगर मेरे जीवन में संघर्ष ही लिखा है तो वही सही। इस वक्त पति होने के नाते आपको मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने तो इस हाल में मुझे घर से बाहर निकालने की बात कह डाली। देखो, ये सारी फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। रोली, जिसकी कोख में किसी और का बच्चा था और साथ छोटी सी बेटी, पति का घर छोड़कर रास्ते पर आ जाती है।
रोली के पास मायके के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। अरे रोली कैसी है? कितने दिनों के लिए आई है? हमेशा के लिए माँ। वो माँ को सारी बात बता देती है। ओए लड़की, इतनी हिम्मत का काम कर लिया। अरे ना, यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। रोली के पास अब मायके का रास्ता भी नहीं बचता। वो चुपचाप बच्ची को लेकर जा रही थी कि उसे दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास चली जाती है और फिर वहां वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कितना प्यारा है, कितने अभागे हैं इसके माँ बाप जो इसके पैदा होने पर भी नहीं है। तभी वहां डॉक्टर आ जाती है। रोली, बच्चे के पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बच्चे को पालूंगा, भले ही इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया हो, पर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो क्या आप मुझे इसके पैदा करने के लिए जिन पैसों की बात हुई थी वो भी देंगे? हाँ, और साथ ही आप चाहें तो मेरे घर में रहकर मेरे बच्चे की देखभाल भी कर सकती हैं। मैं उसके लिए आपको सैलरी दे दिया करूंगा। रोली को लगता है कि जैसे भगवान ने उसके लिए सुकून का रास्ता खोल दिया। वो अब मुकेश के साथ उसके घर चली जाती है, जहां रहकर वो उस बच्चे की देखरेख करती है। अब मुकेश के घर को रोली अच्छे से संभाल लेती है। उसके लिए खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखभाल और घर की देखरेख। धीरे धीरे मुकेश को रोली से प्यार हो जाता है। रोली, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा बिल्कुल भाई बहन की तरह साथ रहते हैं। हाँ, आखिर है तो एक ही कोख के बच्चे, अटैचमेंट तो होगा ही ना। रोली, तुमने घर और मुझे दोनों को संभाल लिया। ये तो मेरा काम है। आपने भी तो मुझे छत दी जिससे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए पैसे जोड़ सकूं। रोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब मैं जानता हूं तुम्हारी भी शादी कुछ खास अच्छी नहीं रही। रोली को मुकेश की बात ठीक लगती है। वो उसे हाँ बोलने की सोच ही रही होती है कि उसके पहले पति का फोन आ जाता है। रोली, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। रोली को पुराने पति की चिंता होने लगती है। वो सोचती है कि वो क्या कर रही थी। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ रोली, आ जाओ, लेकिन बच्ची को कहीं हॉस्टल में छोड़कर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के बीच फिर से वो सारी बातें हो। रोली को समझ आ जाता है कि पति आज भी सुधरा नहीं है। वो पति के पास जाने से इनकार कर मुकेश को हाँ कर देती है। संदीप ने अपनी माँ के कहने पर गांव में शादी कर ली थी। लड़की का नाम था सुनीता। माँ का कहना था एकदम मॉडर्न बहू नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव से आने वाली बहू सुंदर सुशील तो होगी और उसको गांव से बाहर भी निकाल लाएंगे, लेकिन उसके अंदर का गांव कैसे बाहर निकलेगा? शादी के कुछ दिन बाद, माँ, टिफिन तो देना जरा। बेटा, अब तो स्कूल नहीं ऑफिस जाता है। माँ से नहीं, अपनी बीवी से टिफिन मांगा कर। ओके माँ। सुनीता, टिफिन ले आओ। एक किलो टिफिन, इसके अंदर पिस्ता डाल दिया है। पिस्ता? पिस्ता क्यों? सास जी ने बोला था ना कि आपको पिस्ता बहुत पसंद है। ओहो, मैंने पिस्ता नहीं पास्ता बोला था, पास्ता। पास्ता? कहीं होता है पास्ता? अरे बेटी, तू रहने दे, मैं बना दूंगी। अच्छा किया कि पाव भाजी बनाने का नहीं बोला, वरना किसी के पाव बना देती है। सुनीता को बुरा लगता है, लेकिन उसकी नादान हरकतें कम नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे तुमने ये क्या लगाया है? अरे आप वो फूस फूस करके लगाते हैं ना, वही। डियो? का दियो? किसको दियो? अरे वही ना जिससे खुशबू आती है। हाँ हाँ, सही पकड़े हैं। अच्छा, लेकर तो आना। कौन सा डियो लगाया तुमने?
अभी लेकर आते हैं जी। संदीप की बात मानकर सुनीता अंदर से खुशबू वाला फुसफुस लेकर आती है। OMG! OMG मतलब ओ माय गणेश ना। अरे OMG छोड़ो, ये खुशबू वाला फुसफुस की बात कर रही थी तुम? हाँ, इसी की। फिर से सही पकड़े हैं। अरे देवी, लेकिन आप सही नहीं पकड़े हैं, ये डीओ नहीं है। डीओ नहीं है तो क्या लियो है? अरे ये रूम फ्रेशनर है, जिसको कमरे में छिड़कते हैं, खुद पर नहीं। कोई बात नहीं, माँ कहती थी आत्मा किराएदार है, शरीर एक किराए का कर्म। हम शरीर पे ये डाल लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे बहू, ओ बहू, मेरे लिए फल तो लिया, फिर मैं बाजार जाऊंगी। सुनीता अपनी सास के लिए फल लेकर आती है। अरे बेटा, पपीता, तरबूज और सेब फल ऐसे कैसे खा लूं? काट कर तो लिया। माँ जी, मेरे गांव में तो खेत से उठा के सीधा खा लेते हैं। अरे ये तेरा गांव नहीं है ना। अरे संदीप, तू ही कुछ समझा देना इसको बेटा। मैं कैसे समझाऊं माँ, ये तो माइक्रोवेव को भी भट्टी बोलती है। कल मैंने बोला हाय कैसी हो, तो बोलती है किसी को हाय नहीं लगानी चाहिए। अरे सुनीता, तेरा क्या होगा? अभी तो कैसे बताऊं माँ जी, अभी हम कुछ करेंगे फिर पता चलेगा क्या होगा, लड़का या लड़की। हे भगवान, कहाँ से आ गई है? रामपुर से जी, आप ही तो लेकर आए थे मुझे। अरे मुझे माफ कर दो। पहले कोई गलती तो करिए जी, आपकी तो सारी गलती माफ कर देंगे हम। हाँ। अरे बहू, मेरी बात सुन, फल यानी कि फ्रूट जब भी लाए ना तो काट कर लाना, ठीक है? जी ठीक है माँ जी, फल यानी फ्रूट यानी काट के लाऊंगी। सुनीता रोज ही कोई ऐसी हरकत कर देती जिसकी वजह से उसे घर में दो बातें सुननी पड़ती। एक दिन, माँ, मेरे बॉस घर पर आने वाले हैं शाम को, उनका बर्थडे है, फैमिली साथ नहीं रहती उनके, तो यही पार्टी कर लेंगे। उनको अच्छा लगा तो शायद मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। मैं ना फ्रूट केक लाकर फ्रिज में रख दूंगी और तेरे साथ आज खाना मैं बनाऊंगी, ताकि जब साहब आए तो खाने में कोई गड़बड़ ना हो। शाम को जब सारी तैयारियां हो जाती है, संदीप के साथ बड़े साहब भी घर आते हैं। फ्रूट केक तो ले आना बहू, फिर खाना खाएंगे। अरे इस सब की क्या जरूरत थी, आपने बुलाया वही काफी है। सर, आपका परिवार शहर में नहीं है तो हम ही आपके परिवार जैसे हैं सर। इतने में ही सुनीता फ्रूट केक लेकर आती है और बड़े साहब की टेबल पर रख देती है, और जैसे ही केक के ऊपर का बॉक्स हटाती है, ओह, ये क्या है? केक तो कटा हुआ है, मैं तो ऐसा नहीं लाई थी। आप मुझे शाबाशी दे सकती है माँ जी, मैंने ही केक काट दिया। आपने कहा था ना फल यानी फ्रूट यानी हमेशा काट के लाना, तो फ्रूट केक भी तो फ्रूट ही है ना, तो मैंने पहले ही काट लिया। हूँ ना मैं समझदार। अरे बहू, ये क्या किया? केक हमेशा वही काटता है जिसका जन्मदिन होता है। तुझे एक बात भी समझ नहीं आती, एक नंबर की बेवकूफ है। पूरा माहौल बिगड़ चुका था। संदीप को लगने लगा था कि साहब उसे प्रमोशन तो दूर की बात है, कहीं डिमोशन ना दे दे, लेकिन साहब बीच में ही बोल पड़ते हैं। अरे कोई बात नहीं, ये इनकी बेवकूफी नहीं है, इनका भोलापन है। बेटा, आप कहाँ से हो? रामपुर गांव से।
अरे वाह, गांव से? फिर तो आपके गांव में ताजे फल और सब्जियां मिलते होंगे। हाँ, सही पकड़े हैं। हम तो काटते भी नहीं, सीधा खा लेते हैं। मैं ना एक बार तुम्हारे गांव घूमने जरूर चलूंगा। क्यों संदीप, ले चलोगे ना? मुझे गांव घूमना बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, संदीप और सास दोनों खुश हो गए, क्योंकि साहब को सुनीता ने गांव की बात करके खुश कर दिया था। अब संदीप का प्रमोशन पक्का था। शिक्षा, कभी भी किसी भी गलती पर घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि उस गलती की वजह से आगे बड़ा फायदा हो जाए।